श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज के ज़माने में जो सांसारिक प्राणी है वो संसार की बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। सांसारिक मोह माया से भरा हुआ संसार है और उसमें हम रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें इनकी सांसारिक बातों में अपना जीवन लगाना ही होगा। इसलिए जो साधु संत बहुत बार बहुत सारी बातें बताते हैं, वो क्या सत्य होती हैं उसको सोचना समझना चाहिए कि आपके जीवन पर कहाँ सही है और कहाँ गलत है। महापुरुषों की बातें आपने बहुत सुनी होंगी। कई बार बुद्धिमान पुरुष और गुरुदेव कई तरह की बातें करते हैं। उनका कहना होता है कि सांसारिक मोह माया से भरा हुआ ये जो जीवन है उसे त्याग करके हमें अपने रिश्तों पर, हमें हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल करके इस मायाजाल को छोड़ करके अपने जीवन को मोक्ष की तरफ मोड़ना चाहिए। हमें मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या यह सही है? आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं तो हमारा पूरा जीवन तो व्यर्थ नहीं जाता है। किसी को अपने माता पिता की चिंता है, किसी को अपने परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है, कमाने की चिंता है, अपने परिवार को पालने की चिंता है। इस तरह से हम अपने सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं। तो सांसारिक जीवन में रहना कहाँ तक सही है या गलत है? कोई तो बहुत ही साधारण जीवन जीता है। इसी तरह से हम तरह तरह के सपने भी सजाते हैं, हमारे तरह तरह के विचार हैं अपने जीवन में कुछ न कुछ करने के लिए ही है। कई बार जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया या बूढ़े होने पर उन माँ बाप का कष्ट सहने के लिए अकेला छोड़ दिया है, किसी बेटे ने अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया या उन्हें अपने हाथों से मारते पीटते हैं, बेइज्जत करते हैं, सब देखकर जहन में एक बात याद आती है कि यदि यही दिन देखने के लिए औलाद पाली जाती है तो ऐसी औलाद को तो बिना औलाद होना ही ठीक है। लेकिन कई बार इस तरह की परिस्थितियों का जिम्मेदार पुरुष स्वयं होता है। औलाद ऐसी नहीं होती है, हम उसे ऐसा बना देते हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक साखी लेके आई हूँ जो समाज पर निर्भर करती है। तो चलिए एक साखी को सुनते हैं। शहर में एक मनोहर नाम के सज्जन व्यक्ति रहा करते थे जो एक चपरासी का काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम निर्मला, जो अपने पति का बहुत सम्मान करती थी और हमेशा अपने पति की आय के अनुसार ही खर्च करती थी। व्यर्थ की चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट नहीं करती थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटे का नाम था संदीप। मनोहर और उनकी पत्नी ने संदीप को खूब पैसा लगाकर पढ़ाया था, उनके सारे खर्चे उठाए। एक ही तो बेटा था उनका, इसलिए मनोहर ने संदीप की सुख सुविधाओं में और उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसे महंगे से महंगे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया था। मनोहर जैसे जैसे करके उसे कामयाब बनाना चाहती थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए संदीप दूसरे शहर चला गया था और वहां जाकर रहकर उसने खूब मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई की। मनोहर ने बेटे को पढ़ाने के लिए दूसरे शहर भेजा था ताकि वह अपने सारे सपने पूरे कर सके। बाहर रहकर पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लग जाती है और वहीं एक बड़े घर की बेटी से उसकी दोस्ती हो जाती है। संदीप एक दिन उस लड़की को लेकर अपने घर आता है और सारी बात अपने माँ और बाबूजी से बताता है कि शिल्पा बहुत अच्छी लड़की है, जिसको वो पसंद करता है वो बहुत अच्छी लड़की है। वह दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। बेटे की खुशी को ध्यान में रखते हुए मनोहर ने संदीप और शिल्पा की शादी कर दी। एक सुंदर सी पढ़ी लिखी बहू को पाकर मनोहर और निर्मला बड़े ही खुश थे। निर्मला ने घर की सारी जिम्मेदारी शिल्पा को सौंप दी और कहा, बहू घर की अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारा क्या है, हम तो अब बूढ़े हो चले हैं। बुढ़ापे के लिए बहू और बेटे की देख रेख में अब चैन से कट जाएंगे, जैसा कि हर माँ बाप सोचते हैं। मनोहर और निर्मला ने भी यही सोचा। शुरू शुरू में तो वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहू और बेटे के व्यवहार में बदलाव आने लगा। शिल्पा बड़े घर की बेटी थी, इसलिए वह अकेला रहना पसंद करती थी। सास ससुर अगर किसी काम कि उसे उठाते और कहते करने को, तो वो मन ही मन सुलग उठती थी। तो इस बात की शिकायत अपने पति संदीप से भी करती थी। संदीप उसे समझा दिया करता था कि देखो, जितना हो सके सभी अभी बर्दाश्त कर लो। यदि माँ और बाबूजी के प्रति अच्छा बर्ताव करोगी तभी तो सभी ही जायदाद के मालिक तुम्हें बना पाएंगे और तभी उनकी मालकिन बन पाओगी।
तुम्हारे व्यवहार से तंग आकर माँ और बाबूजी अपनी दौलत हमारे नाम ना कराएं। एक बार उसे अपने नाम आ जाने दो, फिर बाद में आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। संदीप के इस प्रकार के समझाने पर शिल्पा भी अपने सास ससुर की हर तरह की बात सहन कर लेती थी और वे जो जैसा कहते थे वैसा ही कर दिया करती थी। एक दिन की बात है, मनोहर अचानक से बीमार पड़ गया। खून की उल्टियाँ होने लगी। आनन फानन में निर्मला ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बचाने के लिए काफ़ी पैसों का इंतज़ाम करना होगा। निर्मला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने जो पैसा बचत करके रखा है उन्हें निकलवाने से यह भी इस समय असमर्थ हैं। तुम भी कहीं से पैसे का इंतज़ाम करो। मित्रों, बेटे का नाम सुनते ही, मतलब पैसों का नाम सुनते ही जो बेटा था वो एकदम से तिलमिला गया। अरे माँ, इतने पैसे का इंतज़ाम मैं इतनी जल्दी कहाँ से करूँगा? मामूली सी तो नौकरी है मेरी, और अभी अभी मैंने अपना नया ऑफिस बनवाने का ऑर्डर भी दे दिया है। इसके लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए होंगे। अचानक से इतने पैसे का इंतज़ाम करना मेरे बस की बात नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता तो ठीक करना ही होगा, हम उन्हें इस हालत में तो नहीं छोड़ सकते हैं। तुम कुछ भी करो, अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से पैसे का उधार ले लो। तुम्हारे पापा जब ठीक हो जाएंगे तो सारा पैसा हम चुका देंगे। तब लड़का बोला, हे माँ, पापा के पैसे अब काम नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो इनसे पहले ही कहता था कि अपना सारा हिसाब किताब मुझे सौंप दो, पर पिताजी तो शायद मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। माँ ने कहा, बेटा, इस बार इन्हें किसी तरह से ठीक कर लो। जब ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें सबसे पहले मैं यही काम करूँगी कि जो भी है वो बुढ़ापा पूरी तरह से हावी हो गया है अब हम लोगों पे, पता नहीं कब क्या हो जाए। लड़के ने कहा, ठीक है, हाँ, अगर कहीं से मदद मिलती है तो मैं देखता हूँ। इस प्रकार संदीप वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद माँ के पास लौट करके आता है और बोला, माँ, आप चिंता मत करो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैं 1 महीने में लौटाने की बात कह करके पैसा लेकर आया हूँ। यदि 1 महीने में पैसे नहीं लौटाए गए तो मेरी बहुत बड़ी बात खराब हो जाएगी। माँ बोली, कैसी बात करते हो बेटा? अपने पापा को ठीक हो जाने दो, हम सब चुका देंगे। इतना कह करके निर्मला मनोहर के पास चली जाती है। उधर से पति संदीप को पकड़कर एक कोने में ले जाती है उसकी पत्नी और उससे कहती है कि आप बता तो रहे हो स्वर्ण कुमार, पर इतने पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करोगे? अगर किसी से उधार लेकर दोगे तो फिर लौटाओगे कहाँ से? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने दूंगी। संदीप ने कहा, प्रिय, मैं किसी से पैसे उधार नहीं ले रहा हूँ। मेरे ही पैसे पर कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे छोटे मोटे खर्च तो करने ही पड़ते हैं। जब मैं पापा के इलाज में यह पैसे लगाऊं तो माँ भी उन्हें उधार का समझकर जल्दी चुकाने का प्रयास करेगी। पापा के नाम सारे वही खाते हैं, मेरे नाम करवा देगी। हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे और पापा की दौलत भी जल्द ही हमारे नाम हो जाएगी। मैं अपने ऑफिस का मालिक बन जाऊंगा। शिल्पा भी संदीप की बात का मतलब समझ जाती है। इस प्रकार कुछ दिन तक अस्पताल में रह करके मनोहर का इलाज चलता है। जब उनकी सेहत में कुछ सुधार हो जाता है तो निर्मला अपने पति की छुट्टी करा करके घर ले जाती है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनके इलाज में लगे पैसे बेटे ने कर्ज लेकर लगाए हैं। सो एक दिन निर्मला अपने पति मनोहर से कहती है कि बेटे पर काफ़ी कर्ज हो गया है, सो क्यों ना आपके नाम की सारी जायदाद बेटे के नाम से कर दी जाए। लेकिन मनोहर ऐसा करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि निर्मला, ज़रा सोचो, हमारे पास जो पूंजी है वही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम अभी से सब कुछ उसे दे करके अपने हाथ नहीं कटवा सकते हैं, और फिर जो कुछ मेरा है वह सब हमारे बेटे संदीप का ही तो है। आज नहीं तो कल उसे सब मिल ही जाएगा। जब निर्मला कहती है, देखो, तुम्हें नहीं मालूम है, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के सारे पैसे कर्ज में ला कर के दिए हैं। हमें उसकी भी बात खराब नहीं होने देनी चाहिए। कल तो कोई भी बात होगी तो वह हमें इस हालत में थोड़ी ना छोड़ देगा, हमें संभाल ही लेगा। मित्रों, निर्मला ने बार बार कहने पर मनोहर ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे
के नाम कर दी। संपत्ति बेटे के नाम होते ही बहू बेटे का रवैया बदल गया। अगले दिन निर्मला ने अपनी बहू शिल्पा से कहा, बहू रानी अपने पापा के लिए दलिया बना करके ले आओ। शिल्पा ने तपाक से जवाब दे दिया, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं एक कागज़ कलम लेकर आती हूँ, उसके बाद तो मुझे बताना कि क्या क्या करना है। मित्रों, शिल्पा ने यह बात चिढ़ते हुए कही थी। निर्मला पूछने लगी, बहू यह तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। तब शिल्पा कहती है कि अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग पर जोर तो डाल दिया करो। आप लोगों की नज़रों में क्या यह घर है या होटल है? और मैं कोई किसी होटल की वेटर लग रही हूँ क्या, जो आप लोगों ने ऑर्डर किया और मैं लाती रहूँगी और तुम जो ऑर्डर करोगे वह मिलता रहेगा, मैं तुम्हें बनाकर देती रहूँगी। ध्यान से सुनो, बीमार पापा जी हैं, तुम नहीं हो, मुझे ऑर्डर चला रही हो। यदि उन्हें दलिया चाहिए तो तुम अपने हाथों से बना करके क्यों नहीं लाकर दे देती हो? हर काम के लिए मुझे कहना ज़रूरी है क्या? मित्रों, इतना कह करके शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला अपने पति से कहती है, अजी लगता है बहू पूरे दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए इतना चिढ़ रही है, परंतु आप चिढ़ मत करिए और चिंता मत कीजिए। जैसे ही बहू का गुस्सा शांत हो जाएगा वह आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगी और आपके लिए दलिया भी बना करके लेके आएगी। चलो आज तुम मेरे हाथ का बना हुआ दलिया खा लो। उसके बाद निर्मला जी ने उठ करके मनोहर के लिए दलिया तैयार किया और अपने पति को खिला दिया। निर्मला जी समझ तो गई थी कि बहू ने यह बात क्यों कही है, पर वह अपने पति को ऐसा लगने देना नहीं चाहती थी। अगले दिन निर्मला फिर मनोहर से कहती हैं, अजी आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं जो आपको पसंद हो? मनोहर बोले, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना। निर्मला ने कहा, बहू को सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, मैंने सोचा उसे बार बार क्यों परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। मित्रों, मनोहर समझ तो रहे थे कि कल बहू ने फटकार के कारण आज यह सब काम स्वयं ही कर रही है। मनोहर बोले, अजी तुम जो कुछ भी बनाओगी मैं वही खा लूँगा। उसके बाद निर्मला जी रसोई में जाती हैं, मगर वहाँ जाकर देखती हैं तो चौंक जाती हैं। अरे क्या, आज तो रसोई के ऊपर ताला लगा हुआ था। सोचने लगी, आज तक तो कभी बहू ने रसोई में ताला नहीं लगाया, आज यह क्या हो गया है। निर्मला जी ने बहू को आवाज़ लगाई। उधर से शिल्पा ने दो टूक जवाब दिया, अरे मम्मी जी इतना क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो। निर्मला ने कहा, बहू आज तक रसोई में पूजा घर में कभी ताला नहीं लगा, आज यह क्या देख रही हूँ। शिल्पा कहने लगी, अब ताला लगाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में अब 2 भूखे जानवर रहते हैं, उन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब हमारा घर कोई मंदिर का भंडारा तो है नहीं जो 5-5 बार खाने को दिया जाए, इसलिए मैंने ताला लगा दिया है। जब भी तुम्हारी खाने की इच्छा होती है तो मुँह उठाकर रसोई में घुस जाते हो। निर्मला ने कहा, बहू अब तो हम लोग तुम्हारी नज़र में खटकने लगे हैं, जानवर हो गए हैं क्या? शिल्पा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तो आप लोगों की भूख से तंग आ गई हूँ। आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं कब खाना बनाऊंगी और क्या खाना है आप लोगों को। अपनी बहू की यह बात सुनकर निर्मला गुस्से से लाल पीली हो गई। कहने लगी, तेरी यह मजाल कि हमें जानवर कहे और हमारे खाने का तो हिसाब किताब रखे। यह मेरा घर है, हम इतने गरीब नहीं हैं कि खाना भी नाप तौल कर खाएंगे। तब संदीप को पता चलेगा तो तुम्हारे हाथ में कैसा व्यवहार किया जाएगा, तो वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाएगा। शिल्पा कहने लगी कि हाँ, तू मुझे अपने बेटे की धमकी ना दे, तेरे बेटे को तो पहले से ही सब कुछ पता है, उन्हें मालूम था कि आप लोग ऐसा ही करोगे, इसलिए ही तो उन्होंने तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। अब तुम लोग हमारे अधीन हो, और हाँ, आज से हम इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी तुम्हें। पापा ही तो बीमार हैं, आप तो ठीक ठाक हो ना, इसलिए आज से पूरे घर का काम तुम ही करोगी, वरना हमें आप लोगों को उठा करके बाहर निकालने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। मित्रों, अपनी बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर निर्मला जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती हैं। आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। मनोहर ने देखते ही समझ लिया। कहने लगे, निर्मला, इसलिए ही तो मैं अपनी जायदाद संदीप के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि अपनी मुट्ठी खाली होते ही सब लात मारेंगे। मैं आपके ही कहने पर सारी संपत्ति उन्हें दे दी, पर इतना नीचे गिर जाएंगे यह तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अब भलाई चाहती हो तो इस घर के सारे काम करो, वरना इस घर के मालिक हमें बाहर निकाल कर फेंक देंगे। निर्मला जी कहने लगी कि आप चिंता मत कीजिए, बेटे को आने दीजिए, मैं सारी बात उससे कहूँगी। मित्रों, रात को जब संदीप आया तो शिल्पा ने जैसा व्यवहार किया था वो सारी
सारी बातें निर्मला जी ने अपने बेटे को बताई। कहने लगी, बेटा क्या हम घर के जानवर हैं जो बहू हमें जानवर कहती है? आज तक तो उसने कोई नहीं कहा और रसोई में कभी ताला नहीं लगा था, पर आज शिल्पा ने हमारे लिए ताला भी डाल दिया है। क्या हम तेरे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई गुलाम है? माँ की बात सुन करके बेटे ने कहा, बस करो माँ, आप लोग किस ज़माने में जी रहे हो? आज के समय में माँ बाप बड़ा है या भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको क्या लगता है कि पूरी ज़िंदगी में और मेरी पत्नी तुम्हारी चाकरी करेगी? खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहा, जैसे को तैसा होना ही चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। मित्र निर्मला की उम्मीद का दीपक जलाए बैठी थी कि बेटा आएगा तो वह पूरी बात सुनाएगी, पर यहाँ क्या उल्टा हो गया था। सही कसर बेटे ने पूरी कर दी थी, जो कुछ रची कसर थी। बेटे की इन बातों को सुनकर माँ की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखों में आंसू की धार बह रही थी। और कर भी कह सकती थी। मित्रों, इधर बहू और बेटे का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता चला गया। शिल्पा पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, अब उसने भोजन भी कम कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें बासी खाना खिलाने लगी थी। मनोहर पहले से ही बीमार चल रहे थे, बासी खाना खाकर और भी ज़्यादा बीमार हो गए थे। इधर निर्मला जी पूरे दिन घर का काम करती थीं, ऊपर से खाना भी उन्हें ताज़ा और भरपेट नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी गिरता चला गया। कमजोरी के कारण उन्हें बेहोशी सी छा जाती थी। एक दिन जब वह काम करते करते थकी हारी सो गई। मनोहर जानते थे कि निर्मला को घर का सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से खाना भी ठीक से नहीं मिलता है। मनोहर ने अपनी बहू से कहा, बहू आज रात का खाना मुझे मत देना, उसके बदले में तू अपनी सास का पेट भर देना। वह बड़ी ही कमज़ोर हो गई। शिल्पा कहने लगी, ससुर जी आप कहते हैं तो ऐसा ही करूँगी। आप मत कहना कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। आप दोनों को ऐसे जता रहे हो जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। तुम लोगों को से काम तो कुछ होता नहीं, बस खाना ही खाना चढ़ा रहता है। मित्रों, धीरे धीरे शाम होती गई। शाम को जब निर्मला खाना खाने के लिए जाती है तो आज तो खाना देखकर वह हैरान हो जाती है। आज शिल्पा ने उन्हें 2 कटोरी में दाल और 4 रोटियां परोसी थीं। निर्मला सोचने लगी कि वैसे तो बहू मुझे 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल दिया करती थी, लेकिन आज बहू को क्या हो गया? उसने यह देखकर बड़ी ही खुशी हुई। फिर उन्होंने अपनी बहू से पूछा, शिल्पा बहू आज तेरी थाली में ज़्यादा खाना कैसे तुमने परोस दिया? शिल्पा ने रूखे स्वर से कहा, ज़्यादा बातें मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। मित्रों, उस दिन निर्मला ने भर पेट खाना खाया, मगर वह बेचारी को क्या पता था कि आज उसके पति के हिस्से का खाना वही खा रही है, उन्हें नहीं मिला है। भोजन करके वो सोने के लिए चली गई। आज वो बहू का व्यवहार अपने पति को बताना चाहती थी, पर पति के कमरे में पहुंची तो मनोहर सो चुके थे। तो सोचा कि चलो सुबह बताती हूँ। इस तरह से निर्मला जी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। उधर जब सवेरा होता है तो निर्मला जी अपने पति को कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके पति मनोहर चारपाई से नीचे पड़े थे और उनके मुख से काफ़ी खून निकल रहा था। यह देखकर निर्मला जी घबरा जाती हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बेटे को खबर दी और अस्पताल में भर्ती कराया। बेटे ने पिता को ले जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया और उन्हें छोड़कर चला आया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें खून की व्यवस्था नहीं हुई तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब निर्मला जी खून की व्यवस्था कहाँ से करती? पैसे तो उनके पास थे नहीं। आखिरकार जब उनका मन नहीं माना तो वह बेटे के ऑफिस पहुंच गईं। बेचारी निर्मला जी उसके ऑफिस से बाहर बैठाकर इतना इंतज़ार कर रही थी कि बेटा कब आएगा। सूखी आंखों से उसने दरवाजे की तरफ देखा नहीं। काफ़ी देर हो चुकी थी, अभी तक संदीप नहीं आया था। बैठे बैठे उनके घुटनों में दर्द होने लगा था। तभी वहाँ एक चपरासी ने देखा, बूढ़ी माँ ऑफिस के बाहर बैठी, तो उस चपरासी ने तरस खाकर उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दे दी। निर्मला जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका बेटा एक बड़ी सी गाड़ी में आता है। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा तो निर्मला जी भाग करके उसके पास उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को मैले कुचैले कपड़ों में अपने गले लगता देख करके संदीप अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। उसने अपने माँ को दूर झटकते हुए कहा कि कहाँ है कि कौन है आप? यह बुढ़िया और यह क्या कर रही है? चपरासी ने कहा, सर यह बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही हैं, जब से आई हैं तब से बैठी रो रही हैं। संदीप अपने नौकर पर चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? किसी को भी यहाँ बैठा लेते हो? यह मेरा ऑफिस है, भिखारियों का घर नहीं है। कुछ पैसे देकर अभी यहाँ से इन्हें निकालो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशरम की तरह मुँह उठाए चले आते हैं। मित्रों, अपने बेटे के मुख से यह सब बात सुन करके निर्मला जी का हृदय छलनी छलनी हो गया। कहने लगी, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैं एक भिखारी हूँ। आज मुझे अपने पति के प्राण बचाने हैं, इसलिए भीख मांगने आई हूँ। हो सके तो
कुछ दे दो बेटा, डॉक्टर ने उन्हें खून चढ़ाने को कहा है। तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। इतना कहते कहते निर्मला जी संदीप के पैरों पर पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। तब संदीप उनका हाथ पकड़कर एक ओर ले जाता है और कहता है, सुन बुढ़िया, ना तो मेरे पास इतना वक्त है और ना ही उस बुढ़े को ब्लड देने के लिए खून का एक कतरा। निर्मला जी अपनी झोली फैलाकर कहती हैं, बेटा इस समय तुम मेरी मदद कर दो, मैं अपने शरीर का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा सब कुछ चुका दूंगी। अगर तुम्हारी थोड़ी सी खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच जाती है तो उन्हें बचा लो। संदीप चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहता है, अरे जा भिखारन, यहाँ से तुझे मुंह का क्या लगा लिया, तू अब तो मेरे पीछे ही पड़कर रह रही है। मित्रों, उसने 10-10 के नोट की एक गड्डी निकाली, निर्मला जी के पर फेंक दी और बोला, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं। इतना कहकर वह अपने हाथों को झटक कर वहाँ से चला गया। मित्रों, वहाँ जो चपरासी था वो यह सब देख रहा था। निर्मला जी की हालत पर उसे बड़ा ही तरस आ गया। उसने आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर निर्मला जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाकर पूछा, माँ जी, क्या संदीप सर सच में आपके बेटे हैं? तब निर्मला जी ने उसको पूरी बात बताई। उस बूढ़ी माँ की कहानी सुनकर उसका भी दिल अंदर से दहल गया और धीरज बंधाया उसने। उसके बाद अपने हाथों से थाम कर बोला, अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो मैं अपना खून उन्हें दे दूँगा। उधर थोड़ी देर बाद संदीप अपनी मीटिंग समाप्त करके जब बाहर आया तो उसने अपनी माँ को वहीं पर बैठा देखा। तब उन्हें देखकर एकदम से गुस्से से भर गया। उसने निर्मला जी का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। सोचने लगा कि ये इस बुढ़िया को यहाँ से हटा देता हूँ, वरना मीटिंग में से तो जो लोग आएंगे इनके उसके मुख से खुल दिया तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। उसे इस VIP गेटों के सामने बहुत लज्जित होना पड़ेगा। वह उन्हें झोंकता हुआ वहाँ से ले जाने लगा। तभी पीछे से गार्ड आता है और उसने जोरदार थप्पड़ संदीप के मुंह पे दे मारा। तमाचा इतना जोरदार था कि ऑफिस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे थे वे सभी लोग बाहर आ गए। सब लोग संदीप को ऐसा करते देख उसे कोसने लगे कि शर्म नहीं आती, अपनी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो। संदीप ने गार्ड से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस के ऊपर हाथ उठाते हुए? मैं तुम्हें अभी नौकरी से बाहर निकालता हूँ। गार्ड ने गुस्से में कहा, अरे तुम क्या निकालोगे नौकरी से? मैं तुम्हारी नौकरी पे लात मारता हूँ। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वह किसका होगा? मित्रों, उसकी हिम्मत देखकर जब सब लोग हैरान थे। संदीप अपने गाल को पकड़े खड़ा था। उसने निर्मला जी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो माँ जी, मैं आपको अपना खून दूंगा। तुम्हारे पति को निर्मला जी को ले कर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसका खून मनोहर के खून से मिलाया। संयोग से दोनों का ब्लड ग्रुप एक सा ही था। उसने अपना ब्लड मनोहर जी को चढ़ा दिया। निर्मला उनके सामने कुर्सी पर बैठकर उसे दुआएं दे रही थी। उस समय वह उसके लिए ऐसी देवदूत से कम नहीं था। ब्लड चढ़ाने के बाद में निर्मला के पैरों में गिरकर रोने लगी और कहा, माँ जी, मेरे पैर पड़कर तुम मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रही हो? माँ के लिए उसका हाथ बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में होता है। निर्मला जी ने थोड़े पैसे उस गार्ड को देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है, यह थोड़े से पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चे के काम आएंगे। गार्ड ने कहा, हाँ, तुम मेरी नौकरी की चिंता मत करो माँ, तुम सुबह से बैठी हो यहाँ रो रही हो, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, पहले मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मित्रों, निर्मला जी बड़ी आशा भरी निगाहों से उसको देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उनका असली बेटा मिल गया हो। एक अपरिचित व्यक्ति होते हुए अपरिचित व्यक्ति ने मनोहर की जान बचाई थी और संदीप, जो उनका खुद का खून था, उसने अपनी माँ को बेगाना कहकर धक्का मार दिया था, घर से निकाल दिया था। धिक्कार है ऐसी औलाद को। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने बेटे को पाला पोसा होगा? क्या उसी बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया था, सारा बोझा उठाया था? मित्रों, उधर वो गार्ड कुछ खाने के लिए लेकर आता है। उधर डॉक्टर अपने केबिन से निकल आता है। निर्मला जी को बताता है कि माँ जी, माफ़ करना, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। यदि ब्लड का इंतज़ाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही निर्मला जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर वज्र गिरा दिया हो। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मनोहर एकदम से शांत पड़े हुए थे। निर्मला जी की आंखें बिल्कुल सूखी हुई थी। पत्थर की मूर्ति बनकर वे अपने पति के पास बैठी थी। उधर उसी समय उसकी बेटी कमला का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही निर्मला जी ने अपनी बेटी को बताया कि बेटी, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। अच्छा हुआ जो मरने से पहले ही चले गए, अगर मैं पहले से मर जाती तो आत्मा भटकती रहती। तब कमला बताती है, माँ जी, क्या सचमुच पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं? कल रात तो वो मुझे एक बात कह रहे थे कि बेटा, अपनी माँ का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, माँ, मैं अतिशीघ्र वहाँ पर पहुँच रही हूँ।
मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे। मित्रों, इधर शाम का समय मनोहर का क्रियाक्रम हो जाता है। बेटी विदेश में रहती थी, इसलिए उस दिन नहीं आ सकी थी। वो गार्ड भी निर्मला जी को सांत्वना देकर अपने घर लौट जाता है। इधर जब शिल्पा ने सुना कि अगले दिन हमारी ननंद आ रही है, तो उसने अपने पति संदीप से कहा, पता नहीं आकर क्या करेंगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा तो बाबूजी की जान हमारे कारण गई है। संदीप ने कहा, पर उसे बताएगा कौन? बाबूजी हमारे कारण मर गए हैं, जवाब दिया। आपकी एक कलमी माँ उसे ज़रूर बता देगी। तो संदीप ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेज देता हूँ। कमला तो कल आएगी, हम आज ही इसका इंतज़ाम कर देते हैं, फिर हमें किसी का कोई डर नहीं रहेगा। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के गम में माँ भी चली गई, और सब लोग मान भी लेंगे। मित्रों, संदीप और उसकी पत्नी निर्मला को मारने का प्लान बना लेते हैं। सोचा कि इसकी खीर में जहर मिलाकर खिला देंगे, इसकी भी राम राम सत्य हो जाएगी। शिल्पा ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सास निर्मला जी को खिलाने के लिए उसके कमरे में पहुंच गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमला ने कल आने के लिए कहा था, जो आज ही आ गई थी। ये कमला के पास एक चाबी का सेट था जो उसके पिता ने दिया था, और कि हमारे ना होने पर बेटी जब भी घर आए तो अंदर आ जाए। इधर शिल्पा अपनी सास की खीर में जहर खिलाने वाली थी, उधर कमला ने आकर के उनकी सारी बातें सुन ली थी और उन्हें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। उसके बाद कमला ने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। शिल्पा के गाल पे तार से तमाचा मारा, कहने लगी, अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे पापा क्यों नहीं रहे। तुम लोगों ने उन्हें मारा है, अब तुम माँ को भी मारने जा रहे हो। अचानक आया देखकर दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। दोनों थर थर काँपने लगते हैं। उधर कमला पुलिस को बुला लेती है और फिर पुलिस वाले उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, और जो जायदाद उन्होंने धोखे से हड़पी थी वो सारी जायदाद वापस से मिल जाती है। इसके बाद में माँ सारी जायदाद कमला के और उस गार्ड के नाम से कर लेती है, जिसने उनके पति की जान बचाने की कोशिश की थी और सच में उनके बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया था। कमला ने भी उस गार्ड को अपना भाई मान लिया था। अब उसकी माँ बहुत ही खुश थी, उसे एक बहुत ही अच्छा होनहार बेटा मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने हाथ को खाली नहीं करना चाहिए। भले ही हमारी सोच कुछ भी हो, हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत समझते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने बारे में ना सोचते हुए किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम आगे चल कर के हमारा क्या होगा। और बच्चों के को भी देखना बहुत ज़रूरी है, उन्हें संस्कार भी अच्छे देना बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से अपने जीवन को जी पाएँ। जबकि सांसारिक सुविधाएं तो हर कोई चाहता है, सांसारिक सुविधाओं में रहना बहुत अच्छी बात है, अपने कर्म को करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सुविधाओं के लिए अपने माता पिता या फिर अपने किसी भी रिश्तेदार या फिर अपने बॉस को धोखा देना उचित नहीं है, और अपने कर्म को करते रहना उचित है। बाबा जी कहते हैं कि हमेशा दूसरों का ध्यान रखो, दूसरों के मान सम्मान का ध्यान रखो, अपने कर्म को करो। अगर आप पारिवारिक हैं ना, तो परिवार में रह कर के अपने कर्म को कीजिए, अपने संगत को कीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। इन परिवार को छोड़ करके संत बनना भी उचित बात नहीं है। तो आपको ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।